नमस्कार, मैं तनप्रीत आप सभी का नव भारत टाइम्स के वर्ल्ड कैंसर डे के खास मैराथन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैंसर की, उससे जुड़ी हर वो छोटी छोटी जानकारी की जो एक आम इंसान नहीं जानता। पिछले सेशन में हमने बात की थी कैंसर के रोकथाम की दिशा में पहला कदम क्या होना चाहिए उसके बारे में, और आज के मैराथन में हम बात करेंगे कि कैसे कैंसर का अर्ली डिटेक्शन जरूरी है, क्यों जरूरी है, और साथ ही किस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ट्रीटमेंट से कैंसर का इलाज संभव है। तो आज के सेशन का टॉपिक है बचाव है मुमकिन, कैंसर का शीघ्र निदान और तकनीकी विकास की भूमिका। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास एक्सपर्ट्स। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर कीर्ति चड्ढा का, जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है, सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल। डॉक्टर कीर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दबास का, जो कि वाइस चेयरमैन एंड एचओडी ऑन्कोलॉजी है, बीएलके मैक्स। डॉक्टर दबास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश मिस्त्री, जो कि डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी, कोकिलाबेन धीरूभाई हॉस्पिटल। डॉक्टर मिस्त्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। नमस्ते एंड थैंक यू। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर कुंजहारी मेधी का, जो सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हिमेटो ऑन्कोलॉजी कैंसर इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर मेधी। तो हम देरी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे जो काफी डीप है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर कीर्ति से शुरुआत करना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से कैंसर को लेकर के जो लोगों के मन में डर होता है, तो ऐसे में आप यूजर्स को मेडिकल पर्सपेक्टिव में समझाएं कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी होता है और किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसका अर्ली डिटेक्शन हो सके। तो सबसे बड़ी बात यह है सबके लिए जानने के लिए कि कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लोग टैकल नहीं कर सकते या उसको हम लोग एक प्रोजेक्ट के जैसे एक्चुअली हमको उसको जल्दी से डिटेक्ट करना है और उसको करेक्टली बिल्कुल सही तरीके से डायग्नोज करना है और उसके बाद उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये होने के लिए, जैसे कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जितना जल्दी आप उसको डिटेक्ट करोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं उसके ढंग के क्योर होने के और लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के। और ये हर एक कैंसर के लिए हमने देखा है। अभी मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ और कितने ही ऐसे पेशेंट्स हैं जो 20 साल पहले ही डायग्नोज हुए हैं, अभी तक वो अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि वो सही टाइम पे डायग्नोज हुआ है। आप कोई भी कॉमन कैंसर को ले लीजिए, किसी भी कॉमन कैंसर को, चाहे आप औरतों में ब्रेस्ट कैंसर को ले लीजिए या सर्विक्स कैंसर को ले लीजिए या आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर को ले लीजिए, बहुत फर्क होता है जब वो अर्ली डायग्नोज होता है, उसका ढंग से ट्रीटमेंट होता है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपको पता होगा, आपके डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कुछ लैब टेस्ट करने चाहिए, कुछ रेडियोलॉजी के टेस्ट होते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। और जितनी जल्दी पकड़ लेंगे उतना अच्छा हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। अभी कहने को तो बहुत लोग बोलते हैं कि पैप स्मीयर कराना चाहिए, एचपीवी कराना चाहिए, हमको पता है कि सीएस सर्विक्स के लिए ज़रूरी है और वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं लोग। तो अगर मैं एक मैसेज पहुंचा सकती हूँ सब औरतों को और सब मर्दों को भी कि आपके घर में अगर एक लड़की है तो आप उसको 9 साल या 14 साल की उम्र के बीच में प्लीज एचपीवी वैक्सीन दिलवा दीजिए। और अगर उसको नहीं भी दिलवाया है और दिलवाया भी है तो भी आप उसको टाइम से स्क्रीन कीजिए। और जहाँ तक अभी बोला जाता है कि 30 साल से लेकर 65 साल की उम्र में अगर आपने हर 5 साल में एचपीवी का टेस्ट करा लिया और पैप स्मीयर करा लिया तो आप सीएस सर्विक्स को पकड़ सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी औरतें देखी हैं जो इसका शिकार हो जाती हैं और बहुत आगे जाके उनको तकलीफ होती है। ये एक है, ऐसे बहुत सारे कैंसर्स के लिए यही तरीका है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से डॉक्टर कीर्ति, ये तो पर्टिकुलरली फीमेल और मेल को लेकर के हो गया, लेकिन अगर नॉर्मली मैं कैंसर की बात करूं, जैसे लंग कैंसर हो गया या ब्लड कैंसर हो गया, तो क्या इनकी भी स्क्रीनिंग होती है अर्ली डिटेक्शन के लिए?
हाँ, तो अभी जब हम बोलते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे सीरम ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, रेडियोलॉजी में सीटी होता है, अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी होती है औरतों के लिए, जिसमें ये पिकअप हो जाते हैं। लेकिन हर एक चीज़ की एज अलग होती है, क्योंकि हमें सब कुछ हर किसी के लिए नहीं करना है और ज़्यादा भी नहीं करना है, टू मच भी नहीं करना है। तो बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि कैंसर के हिसाब से ही उसका टेस्ट और उसका स्क्रीनिंग आपके चेकअप में ऐड होता है। तो हर एक हॉस्पिटल और हर एक लैब इस बात के ऊपर ध्यान देता है कि जो एज है उसी के हिसाब से आपको बताया जाए कि आपको क्या करना चाहिए। तो कोई जनरल रूल अप्लाई नहीं होता है, लेकिन हर एक पिकअप हो जाता है अगर उसका सही तरीके से वो किया जाए। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर लेडी को अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए, इस एज से करा लेनी चाहिए। उसमें फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि उसके घर में हुआ है क्या, बहुत सारी औरतों को कैंसर हुआ था क्या, घर में वो जीन है जिससे होता है, या कुछ ऐसे एक्सपोजर है जिसकी वजह से हो सकता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ चेकअप, लेकिन कब क्या करना है ये हर एक कैंसर के लिए थोड़ा सा अलग होता है। सो वो आपकी मेडिकल टीम आपको गाइड करती है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से डॉक्टर कीर्ति ने हमें सारी चीजें बताई कि अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है और अर्ली डिटेक्शन के लिए किस तरीके से स्क्रीनिंग का एक जो रोल है वो बहुत मैटर करता है, तो डॉक्टर दरबास मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम कैंसर की जब बात करते हैं तो हर बार टीवी में हो गया या इवन आप भी जब पेशेंट्स को बोलते हैं तो आप स्टेजेस बताते होंगे कि ये सेकंड स्टेज पर है या फोर्थ स्टेज कैंसर पर है। तो किस तरह के कैंसर बॉडी में कैसे स्टेजेस में फैलते हैं और किस स्टेज तक ट्रीटमेंट बिना किसी इन्वेजिव प्रोसीजर के किया जा सकता है? तो जो कैंसर की स्टेजेस की हम बात करते हैं कि स्टेज कितनी होती है, तो हर ऑर्गन की स्टेज डिफरेंट है। लाइक हम ब्रेन कैंसर की बात करते हैं तो ब्रेन कैंसर की स्टेजेस नहीं होती, उसमें ग्रेड्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ब्रेन कैंसर नॉर्मली स्प्रेड नहीं करता, ब्रेन तक ही लिमिट रहता है। ऐसे ही हम फूड पाइप, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, अगर इन कैंसर्स की हम बात करते हैं तो ये स्टेज 1 to 4 होते हैं। बट हम आज के टाइम पे इनको सब स्टेज करते हैं। सब स्टेज का मतलब है कि आप स्टेजेस को भी डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, हम कहते हैं स्टेज 1 to 4, हम 2 को भी डिवाइड करते हैं ABC, AB, 3 को ABC। ऐसे ही हम लंग कैंसर में, ऐसे ही हम बाकी कैंसर में सब स्टेज कर रहे हैं, क्योंकि पुराना एक कंसेप्ट है कि भी अगर मान लो किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और वो ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से लेकर लीवर में आ गया, वो एक सिंगल साइट पे है तो भी स्टेज 4 है। ब्रेस्ट से लेकर लीवर, लंग, बोन तो भी स्टेज 4 है। ब्रेस्ट से लेकर लंग, लीवर, बोन और ब्रेन में चला है तो भी स्टेज 4 है। बट इन तीनों के सर्वाइवल डिफरेंट है, ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि आप लिमिटेड स्टेज 4 में क्योर की बात करते हो और एक्सटेंसिव स्टेज 4 में आप क्योर की बात नहीं करते। सिमिलर इन हेड नेक कैंसर हम स्टेज 4A, B, C बोलते हैं 4 को, और A और B कुछ हद तक क्योरेबल है। 4A ज्यादा क्योरेबल है, 4B कम क्योरेबल है। तो ये जो स्टेजेस होती हैं, मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि ये हमारे डॉक्टर्स के लिए है, rather than हम पेशेंट्स को बोले भी आपकी स्टेज ये है। तो पेशेंट से हम दो ही डिस्कस करते हैं, क्योरेबल और नॉट क्योरेबल, और आपका ट्रीटमेंट कितना होना है। तो स्टेजेस के बेस पे एक कि आपकी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है वो चेंज हो जाती हैं, प्लस आपके क्योर रेट मींस आपको किस हद तक आप ठीक हो सकते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। बट स्टेजेस लाइक स्टेज 1 भी दोबारा आ सकता है और स्टेज 4 भी क्योर हो सकता है, ये चीज हम बोलते हैं पेशेंट्स को। जी, तो इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें कितना इन्वेजिव प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है? बिना मतलब नॉन इन्वेजिव की अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव। मान लो आप नॉन इन्वेजिव किसको बोलते हो भी? नॉन इन्वेजिव मींस आपने कोई सर्जरी नहीं करी, या आप सर्जरी कर रहे हो पर मिनिमल इन्वेजिव कर रहे हो। सो एक वर्ड है मिनिमल इन्वेजिव मींस, उसको लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक की बात करते हैं। सो अगर हम किसी कैंसर को दवाई से ट्रीट कर रहे हैं लाइक कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर कैंसर आते हैं जहां पे ये मेडिसिन आपको क्योर कर देती हैं। उसमें एक कैंसर है लिम्फोमा, दूसरा है ब्लड कैंसर, डॉक्टर मेदी आपको ज्यादा डिटेल बताएगा, उसके एक्सपर्ट है। या हम बात करते हैं सेमिनोमा मींस टेस्टिकुलर कैंसर विच इज नॉट इन टेस्टिस। लाइक एग्जांपल था युवराज सिंह, जो सेमिनोमा था, मीडियास्टम में था, वो क्योर हुए कीमोथेरेपी से।
रही बात मिनिमल इन्वेसिव, तो आज हम सर्जरी में मैक्सिमम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, मिनिमल इन्वेसिव। लेप्रोस्कोपी, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी, जहां पे हम मिनिमम कट्स देते हैं और पेशेंट को क्योर करते हैं। पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, चाहे हम ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, चाहे हम थोरेक्स काट रहे हैं, चेस्ट वॉल सर्जरी कर रहे हैं, या हम पेट की सर्जरी कर रहे हैं, सारे एक तरह से इन्वेसिव था, मींस बड़ी सर्जरी कर रहे हो। बट जैसे ये टेक्नोलॉजी आई, लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, आप इन पे आ गए और आप सेम ट्रीटमेंट क्योर रेट दे रहे हो जो पहले आप ओपन सर्जरी से दे रहे थे, बट पेशेंट के साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए, कॉम्प्लिकेशन कम हो गए, रिकवरी फास्ट हो गई। जी, तो जिस तरीके से डॉक्टर दबास ने हमें ये बताया कि कैसे कैसे स्टेजेस जो होते हैं, वो एक डॉक्टर वाला टर्म है कि स्टेज जो आप नॉर्मल पेशेंट्स को इन सबको नहीं बोलते, आप उन्हें सिर्फ बीमारी के बारे में बताते हैं, और साथ ही जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में डॉक्टर दबास ने बताया। डॉक्टर मिस्त्री, जिस तरीके से डॉक्टर दबास ने ये बताया कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें लैप्रोस्कोपी होता है, तो ऐसे में और कौन से नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, और मोर्टालिटी रिस्क की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है? आपने जो सवाल पूछा उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट और दूसरा जो इफेक्टिव कितना होता है वगैरह। तो जब हम कंप्लीटली नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो जैसे डॉक्टर दबास ने बताया, एक तो एस्पेक्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कोई कट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पर ये जो ट्रीटमेंट है वो सबके लिए नहीं है। जैसे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ये ब्लड कैंसर्स है, लिक्विड कैंसर्स, जिसमें सर्जरी का कोई भी रोल नहीं रहता है। लेकिन जब हम सॉलिड कैंसर्स की बात करते हैं तो उसमें सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जब सर्जरी की बात करते हैं तो इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली पूरा नॉन इन्वेसिव नहीं हो सकता, उसमें छोटा सा तो कट लगेगा ही, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करेंगे तो एक तीसरा जो टेक्नोलॉजी है, तीसरी तरह से जो ऑपरेशन ट्रीट कर सकते हैं हम कैंसर को, वो है रेडिएशन थेरेपी। तो जब ट्यूमर्स ऐसी जगह पे होते हैं जहां सर्जरी नहीं पॉसिबल है, या तो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मॉर्बिडिटी होने वाली है, या समझो ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, तो ऐसे ट्यूमर को हम रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, और वो कंप्लीटली नॉन इन्वेसिव है, इसमें कोई भी कट नहीं आता है। पर ये बताना जरूरी है कि हर कैंसर खाली रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट नहीं हो सकता। अगर जैसे मेरी स्पेशलिटी है लंग कैंसर की, तो अगर लंग में एक छोटा सा ट्यूमर होगा तो फिर उसको दोनों तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी से भी और रेडिएशन थेरेपी से भी। तो कौन सा कब यूज करना चाहिए, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पर अगर मेडिकली पेशेंट फिट नहीं हो ऑपरेशन के लिए, या तो पेशेंट को ऑपरेशन नहीं चाहिए कोई भी कारण की वजह से, तो वो पेशेंट हम नॉन इन्वेसिव मेथड से स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी है वो लोकलाइज्ड कैंसर के लिए यूजफुल होती है, और वो कंप्लीटली नॉन इन्वेसिव होती है। और इफेक्टिवनेस की हम बात करें तो कोई भी प्रकार की जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट रहता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट है मरीज के लिए, वो है कि कितनी इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कैसा रहेगा। तो इसलिए हम जब डिसाइड करते हैं कि रेडिएशन देना चाहिए, सर्जरी देना चाहिए, तो वो इंडिविजुअल पेशेंट और स्टेज के हिसाब से करते हैं। तो अगर राइट स्टेज और राइट पेशेंट हम चूज करें तो रेडिएशन थेरेपी से भी कंप्लीट क्योर होने का चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। बट थंब रूल ये है कि जहां ऑपरेशन पॉसिबल है वहां ऑपरेशन करना चाहिए, और जो इन्वेसिवनेस को मिनिमाइज करने के लिए हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कर सकते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती होगी जब आप चाहते तो हैं ये प्रोसीजर करना, लेकिन मोर्टालिटी रिस्क का खतरा होता होगा। ऐसे कब होता है, कौन से सिचुएशंस में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं? दो सिचुएशन, एक तो पेशेंट बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट एकदम वीक हो, या तो लंग बहुत वीक हो। तो ऐसे केसेस में अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो रिस्क जो रहती है मोर्टालिटी की, ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के दरमियान मोर्टालिटी होने की, वो बहुत ज्यादा रहती है। और तभी हम पेशेंट और रिलेटिव से बात करके फिर डिसाइड करते हैं कि वो रिस्क लेने लायक है कि नहीं लायक। तो ऐसे मरीजों में फिर अपने को डिसाइड करना चाहिए कि नॉन
सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी और कीमो रेडिएशन थेरेपी करके हम कितना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट रहता है मेडिकली अनफिट वगैरह का। और दूसरा ऐसा होता है कि ट्यूमर की पोजीशन कहाँ पे है। कोई ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जहाँ डीप इन द बॉडी, और जहाँ अगर हमें ऑपरेशन करना भी हो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके ऑपरेशन की वजह से मॉर्बिडिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि समझो नेजोफेरिंक्स ऐसे थ्रोट के पीछे हो या तो ब्रेन के नजदीक में हो, तो ऑपरेशन करने जाए तो उसमें मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे केसेस में हम रेडिएशन थेरेपी या तो कॉम्बिनेशन कीमो और रेडिएशन थेरेपी को देख के बेस्ट रिजल्ट की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को किस हद तक ऐसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर मेरी किस प्रकार के, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि किस प्रकार के कैंसर आमतौर पर हम शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं? बहुत बेसिक सा ये सवाल है, क्योंकि हर यूजर ये जानना चाहता है कि कहीं मुझे तो कोई ये वाला कैंसर नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है वो अपनी लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हैं। तो ऐसे कौन से कैंसर्स हैं जो शुरुआती स्टेज में आप पकड़ पाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने। कैंसर में एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी कैंसर का कोई डायग्नोसिस हो जाता है लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है, जैसे ऐसा सुनते हैं ऐसा इंप्रेशन होता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आज के दिन में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो हमको जानना है कैंसर का लक्षण क्या होता है और कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर हमारे लोगों में ये अवेयरनेस होगा, मतलब ये लोगों को पहले जानकारी होगी जैसे कैंसर का ये क्या लक्षण होता है और ये क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है। क्योंकि जब कुछ लोगों को ये पता होगा पहले लोगों को, जैसे ये ज्यादा टोबैको यूज करने से या ज्यादा स्मोकिंग के वजह से लंग कैंसर हो सकता है या हेड एंड नेक कैंसर, माउथ कैंसर हो सकता है, इसके बारे में पहले तो जानकारी होना चाहिए। जिनको जानकारी है तो ये जिनका ये रिस्क फैक्टर है ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और ये आदत है, ऐसा हैबिट है, तो ऐसा लोग पहले से अगर जानकारी रखेंगे तो ये कैंसर ऐसा टाइप में कैंसर हो सकता है और कैंसर का लक्षण क्या है, तो ये लोग जरा पहले से ही सावधान हो जाएंगे। तो इसलिए अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने में ये जानकारी काफी मदद करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा अवेयरनेस अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर। जैसे क्या कारण होता है कॉमनली, जैसे टोबैको यूज, अल्कोहल, ओबेसिटी, डाइट में अगर ऐसा कुछ अनहेल्दी डाइट लेते हैं या फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक कुछ एब्नॉर्मैलिटी है, ऐसा रिस्क फैक्टर के बारे में थोड़ा अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। दूसरा है लक्षण क्या क्या होता है, जैसे कहीं से ब्लीडिंग हुआ है, कहीं ट्यूमर हुआ है, कहीं एक छोटा सा ट्यूमर पहले से था और इंक्रीज होने लगा, कहीं नोड आ गया है, या ऑर्गन है जैसे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में कुछ ट्यूमर आया है, या ओरल कैविटी में कुछ अल्सर दिखाई दिया है, जैसे नॉन हीलिंग अल्सर है, बहुत दिन से चले आ रहा है, ये हील नहीं हो रहा है। इस टाइप का जो लक्षण है कैंसर का, इसके बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए, तभी ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने में मदद मिलेगी। तीसरा है स्क्रीनिंग, जो पहले डिस्कस हुआ था, मैडम ने पहले बोला है, जो जिस कैंसर में स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, ऐसा कैंसर में हाई रिस्क पॉपुलेशन को कॉमनली मतलब मेनली स्क्रीनिंग का जरूरत है, और ऐसे भी नॉन हाई रिस्क पॉपुलेशन में भी कुछ कैंसर में जैसे सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है और बहुत इजीली स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग भी रेगुलरली करना चाहिए ताकि अर्ली स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन हो जाए। और इसके अलावा जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए सीरम PSA लेवल देखते हैं, कोलन कैंसर के लिए फीकल ओकल ब्लड टेस्ट करते हैं जैसे टेस्ट बोलते हैं, ओरल कैंसर के लिए जैसे मैंने पहले बताया जैसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ही, और जो ऑर्गन विजिबल होता है जैसे आंखों से दिखता है, या जो ऑर्गन हार्ट से इजीली फील कर सकते हैं, ऐसा कैंसर में ऐसा साइट का कैंसर अर्ली डिटेक्शन के लिए और
जैसे मैंने बोला, कैंसर का रिस्क फैक्टर, कैंसर का शुरुआती लक्षण और कैंसर का डायग्नोसिस के लिए जो स्क्रीनिंग है, इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। और जब भी ऐसे जरूरत पड़ता है, जैसे अभी कोई सस्पिशन होता है, सिम्टम के बेसिस पे या रिस्क फैक्टर के बेसिस पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हॉस्पिटल में जाके उसके लिए और फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो करना चाहिए। ऐसे मेरे ख्याल में इस प्रकार से अवेयरनेस इंक्रीज होगा तो हमारा डिटेक्शन भी इंक्रीज होगा, अर्ली डिटेक्शन के लिए ज्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर मेधी ने हमें अर्ली डिटेक्शन के बारे में बताया, तो डॉक्टर कीर्ति, हम आपसे भी यही बात कर रहे थे कि अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है। तो कैंसर का जल्द से जल्द पकड़ा जाना जरूरी है, ये तो अभी तक हमें समझ में आ गया है। लेकिन इन केस जब ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आपके पास आता है और लेट हो गया है और वो कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा था सिम्टम, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मुझे डॉक्टर पास जाना चाहिए या नहीं, तो ऐसे में किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? इससे उस बीमारी के ट्रीटमेंट में किस तरीके से फर्क पड़ता होगा? हाँ, तो देखिए, ये हो गया कि आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ों से हो सकता है या चांसेस ज़्यादा है, रिस्क है, जैसे कि डॉक्टर मेथी ने बताया। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि डायग्नोसिस के बिना तो गाड़ी नहीं चलती है, राइट? पहले तो पता होना चाहिए कि है क्या। पहली बात तो कैंसर है भी है कि नहीं है। कैंसर के भी बहुत सारे मिमिक्स होते हैं। बॉडी में गांठ होना या कुछ भी होना, सबसे पहले उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी का मतलब है उसमें से एक टिश्यू निकाला जाता है। पहले ऐसा होता था कि पूरा का पूरा स्पेसिमेन आता था और हम लोग जो ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट है उसको देख के, जैसे कि डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया, कि उसका ग्रेडिंग, स्टेजिंग सब होता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया, इतना एडवांस हो गया है सब कुछ कि रेडियोलॉजी से ही एक छोटी सी सुई के जैसे टिश्यू निकाला जाता है, बिल्कुल ही छोटा सा टिश्यू, जिसके ऊपर हम लोग सब बता सकते हैं कि अभी इसका डायग्नोसिस क्या है। और जैसे कि मिस्ट्री सर ने भी बोला कि बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए होगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि पहले ये कैंसर है कि नहीं है, और अगर है तो किस टाइप का कैंसर है। और जिस टाइप का कैंसर है उससे पता चलेगा कि इसके लिए सर्जरी ज़्यादा बेटर है, रेडिएशन ज़्यादा बेटर है, मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर है। फिर मेडिकल में भी कन्वेंशनल कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बायोमार्कर्स। अब बायोमार्कर्स कुछ तो ब्लड में होते हैं, जैसे कुछ बायोमार्कर्स आप ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये बायोमार्कर है, तो इस हिसाब से वो स्क्रीनिंग में भी काम आते हैं, डायग्नोसिस में भी काम आते हैं, और बहुत ज्यादा काम फॉलो अप में आते हैं। एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद पेशेंट को फॉलो अप करने के लिए। और दूसरे टाइप के बायोमार्कर्स होते हैं जो कि ट्यूमर के अंदर होते हैं, जिससे टेस्ट करके ही पता चलता है कि अब इसके लिए ये बेटर रहेगा। जैसे कि सर ने बोला कि मोर्टेलिटी और लॉन्जेविटी डिसाइड करने के लिए, ओवरऑल सर्वाइवल डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट बेटर प्ले आउट करेगा, और कंसिडरिंग उसको बाकी कौन सी तकलीफें हैं, क्योंकि अगर पेशेंट बड़ी एज में आता है तो उसको और भी बहुत सारी तकलीफें रहती हैं, तो हम सिर्फ कैंसर को ध्यान में रख के नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं कि किस तरीके से आप उसको डील करेंगे। तो जो चैलेंज होता है वो यही मेन चैलेंजेस होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली कैंसर था ही नहीं और उसको कैंसर का मतलब वो चल रहा था कि है कि नहीं है। तो ये दुविधा सॉर्ट करना कि पहले कैंसर है कि कैंसर का मिमिक है और उसको कोई अलग तरीके का इलाज चाहिए, ये पहले चैलेंज होता है। और दूसरा चैलेंज होता है कि हाँ कैंसर तो है, लेकिन कौन सी तरह का कैंसर है, उसका क्या ग्रेड है, उसका क्या स्टेज है, और उसमें कौन सा बायोमार्कर पॉजिटिव है, जिसकी वजह से उसके लिए ये ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। और तीसरा चैलेंज आता है जब ट्रीटमेंट हो चुका होता है और फिर वापस से उस पेशेंट को इवेंट होता है, जो हम बोलते हैं, या रिलैप्स होता है या मेटास्टेसिस होता है। इसका मतलब है कि या तो कैंसर वापस आ जाता है वहीं जहां पर था, या कहीं और वापस आ जाता है, या कभी कभी सिर्फ ब्लड में होता है और उसको डिटेक्ट करना होता है। तो अब बहुत सारी नई चीजें हो गई हैं, जैसे लिक्विड बायोप्सी, मिनिमल रेसिडुअल डिजीज। सो उससे हम लोग एक्चुअली आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो देख सकते हैं कि अब ये वापस आ गया। जैसे कि मैं बात करूं, अभी सीए प्रोस्टेट की बात हुई थी, तो एक बारी प्रोस्टेट निकाल दिया, फिर उसके बाद अगर सीरम पीएसए पॉजिटिव आ गया, मतलब बायोकेमिकल रेकरेंस हो गया, तो अब उस पेशेंट को रेडियोथेरेपी मिलेगा। सो ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के लिए, फिर स्टेजिंग और बायोमार्कर्स के लिए, बायोटाइपिंग के लिए, और थर्ड आता है मॉनिटरिंग के टाइम पर कि वापस आ गया और किस तरह से आ गया।
और कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर वापस आ जाता है और वो थोड़ा सा अलग होता है पहले ट्यूमर से, उसमें थोड़ी अलग म्यूटेशन होती है और फिर उसका ट्रीटमेंट अलग करना पड़ता है ताकि पेशेंट को और 3 साल 5 साल मिल जाए। इसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि और साल बढ़ाते रहे हम लोग, कोशिश करते रहे कि पेशेंट की लाइफ में और साल ऐड हो जाए। बिल्कुल। तो किस तरीके से चैलेंजेस फेस करते हुए हम ट्रीटमेंट्स डॉक्टर से लेते हैं, ये भी एक बहुत ज्यादा एक पेशेंट के लिए भी जितना टफ है उतना ही एक डॉक्टर के लिए। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो डॉक्टर दरबाज, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ये सब जानते हैं, साइड इफेक्ट्स कम हो गए हैं, ये भी सब जानते हैं। तो क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट्स टेक्नोलॉजी जो हो रही है, टेक्नोलॉजी की मदद से उसमें बदलाव आए हैं और कौन से नए ट्रीटमेंट्स हैं, थेरेपीज हैं जो मरीजों को दी जाती है आजकल, स्पेशली अगर कुछ जैसे हार्मोन टारगेटेड थेरेपी हम सुनते रहते हैं लेकिन बहुत अच्छे से उसके बारे में नहीं जानते। देखो, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हम इसको 3 भाग में डिवाइड करूंगा। एक है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मींस 2 कीमोथेरेपी का डिपार्टमेंट है, एक रेडिएशन और एक सर्जरी। सो कीमोथेरेपी में हम सबकी बात करते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। और नॉर्मली क्या होता है कि कीमोथेरेपी देने के 2 मकसद होते हैं। एक हम देते हैं क्योर के लिए और एक हम देते हैं कि भी आप उनकी लाइफ स्पैन बढ़ा दो। तो एक को कहते हैं कि एडजुवेंट कीमोथेरेपी और एक तो पैलेटिव कीमोथेरेपी, 2 वर्ड यूज हम करते हैं। अब इसका मतलब है कि आपने कोई सर्जरी करी और आप चाहते हो रिकरेंस दोबारा ना हो बीमारी, तो आप उसमें कीमो या रेडिएशन ऐड करते हो ताकि बीमारी कम दोबारा ना आए। पर जो मेन हम डिस्कशन करते हैं भी टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी, ये बेसिकली अलग फॉर्म में आ जाते हैं जब हम कहते हैं कि भी बीमारी आपको कंट्रोल करनी है। तो आप इसमें ट्यूमर फैक्टर्स देखते हो, जैसे कीर्ति आपको बता रही थी कि बायोमार्कर्स, उसमें क्या जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, क्या पॉजिटिव है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि भी इसमें कीमो देनी है, हार्मोन देनी है, टारगेट देनी है, इम्यूनोथेरेपी देनी है। सो पर्टिकुलर कैंसर्स के, हर कैंसर के ये डिफरेंट मार्कर्स हैं। यही नई रिसर्च आई है कि भी अब हम इम्यूनोथेरेपी, एक बहुत कॉमन वर्ड सुन रहे हैं, पर इम्यूनोथेरेपी क्या क्योर करती है? अभी तक नहीं। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है? इम्यूनोथेरेपी आपके कैंसर को दबा के रखने में हेल्प करती है, बट हाउ लॉन्ग, वी डोंट हैव ए आंसर। अब इम्यूनोथेरेपी भी डिफरेंट टाइप की है, हर कैंसर के लिए तो डिफरेंट है। बट क्या इम्यूनोथेरेपी हर पेशेंट में काम करेगी? नहीं। किस पेशेंट में काम करेगी? उसके लिए हम बायोमार्कर्स करते हैं कैंसर टिश्यू पे या आपके ब्लड पे, एंड फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को किससे फायदा होगा। और हमेशा आप एक रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हो कि भी जैसे कीमो में रिस्क ज्यादा है, इम्यूनोथेरेपी में रिस्क कम है, साइड इफेक्ट कम है, बट काम करेगी या नहीं करेगी वो एक डॉक्टर डिसाइड करता है आपके सारे मार्कर्स देख के। क्या ट्रीटमेंट देना वो भी डॉक्टर डिसाइड करता है। तो पेशेंट डायरेक्ट आता है कि मुझे इम्यूनोथेरेपी दे दो। सो हर इंसान को इम्यूनोथेरेपी देना पॉसिबल नहीं है और हर इंसान में इम्यूनोथेरेपी काम भी नहीं करेगी। तो जो लेटेस्ट एडवांसमेंट कीमोथेरेपी वाले डिपार्टमेंट में आया है वो इम्यूनोथेरेपी है। और टारगेट थेरेपी बेसिकली पर्टिकुलर कैंसर जीन के अगेंस्ट काम करती है। लाइक हम ब्रेस्ट कैंसर में है, लंग कैंसर में है, और कई बार ओरल टैबलेट्स हैं ये। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी रिसर्च है ये, पर अगेन हर पेशेंट के लिए नहीं है। तो अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो सेकंड हम रेडिएशन पे आ जाते हैं। जी, इम्यूनिटी, मेरा सवाल इस पर आपसे जो जुड़ा हुआ ये है कि इम्यूनोथेरेपी जो हम बात कर रहे हैं, इसे क्या हम जो आम भाषा में स्टेम सेल थेरेपी के नाम से जानते हैं? नहीं, स्टेम सेल थेरेपी डिफरेंट है, इम्यूनोथेरेपी डिफरेंट है। स्टेम सेल थेरेपी तो बेसिकली जब एक टाइम पे जब बच्चा डिलीवर होता था तो हम अम्बिलिक कॉर्ड का ब्लड लेते थे कि स्टेम सेल थेरेपी करेंगे। और स्टेम सेल थेरेपी के बारे में अगर एग्जैक्टली आपको पूछना है तो डॉक्टर मेदी में से ज्यादा अच्छा बताएंगे, बिकॉज एक तरह से वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ज्यादा काम आती है। तो रेदर देन कि मैं इम्यूनोथेरेपी को उससे कंपेयर नहीं करें, इम्यूनोथेरेपी इज डिफरेंट, स्टेम सेल थेरेपी इज डिफरेंट। तो अब मैं रेडिएशन की बात करता हूँ कि रेडिएशन में एडवांसमेंट क्या है। तो पहले टाइम पे जब हम रेडिएशन देते थे, हमारी मशीनें थी कि अब पूरे एक बड़े एरिया को कवर करते थे, तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आते थे। तो हमारा मोटो क्या है आज के टाइम में, हम कैंसर को क्योर भी मैक्सिमम करना चाहते हैं और साइड इफेक्ट मिनिमम चाहते हैं। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं कि भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए क्योर भी बढ़ जाए प्लस साइड इफेक्ट कम हो जाए। तो ऐसे ही रेडिएशन में हम अपने फील्ड को कम करता आगे कि भी फील्ड कम हो जाए और रेडिएशन के साइड इफेक्ट कम हो जाए। लाइक मैं इस एरिया की बात करता हूँ, हेड नेक की। तो जब हम रेडिएशन देते थे तो आप पूरे एरिया को रेडिएशन देते थे, तो आपके खाने में, पीने में, बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। और एक टाइम पे कोबाल्ट नाम की मशीन होती थी जिससे हम रेडिएशन सब लोगों को देते थे।
फिर लाइनेक करके कोई मशीन आई, उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी आई, कोई SBRT, VMRT, CRT, कितने सारे नाम आ गए। मतलब पेशेंट के लिए कंफ्यूजिंग है, बट मेन मुद्दा क्या था कि आपको एक फोकस एरिया में रेडिएशन दो ताकि साइड की स्ट्रक्चर्स बच जाएं और साइड इफेक्ट कम आए। तो रेडिएशन में ये एडवांसमेंट आ रही है, साइबर नाइफ बोलते हैं, गामा नाइफ बोलते हैं, SBRT बोलते हैं, सो मेनी टर्म्स। अब आई सर्जरी की बात। सर्जरी में सबने सुना है कि एक बड़ा सर्जन, बड़ी सर्जरी, बड़ा कट। मींस आपको अगर कैंसर सर्जरी करनी है तो एक डिक्टम था कि भी ओपन सर्जरी बेस्ट है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं है, रोबोटिक सर्जरी नहीं है। ओपन सर्जरी मींस कैंसर का एक ट्रीटमेंट स्टेज्ड है कि भी आपको पहले सर्जरी करनी है, फिर कीमो देनी है, फिर रेडिएशन देनी है। अगर कहीं पे भी डिले होता है तो आपका ट्रीटमेंट पूरा डिले हो जाता है। ओपन सर्जरी में आपने कट दिया, बाई चांस इन्फेक्शन हुआ जिसके चांसेस हाई होते हैं, और आपकी अगर ट्रीटमेंट डिले हो गया तो आपकी सर्जरी का बेनिफिट उतना नहीं हो पाता और पेशेंट की रिकवरी में टाइम लगता है। इस चीज को छोड़कर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे आए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली शुरू हुई थी गॉल ब्लैडर के लिए, फिर गायनी में शुरू हुई, फिर थोरेक्स में शुरू होगी, तो धीरे धीरे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने अपनी जड़ें पकड़ी कि भी हाँ ये बेस्ट है। फिर आज के टाइम हम रोबोट की बात करते हैं, तो जो हम कंपैरिजन करते हैं आज के टाइम में, हम कंपैरिजन ओपन सर्जरी और रोबोटिक का नहीं करते, हम कंपैरिजन करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वर्सेस रोबोटिक सर्जरी, कि इनमें से कौन सी बेस्ट है। तो मेरे से कोई पूछता है तो मैं जवाब ही देता हूँ कि लेप्रोस्कोपिक जब हम करते हैं सर्जरी तो हम पेशेंट के साथ में खड़े होकर दो हाथ से सर्जरी कर रहे हैं, तो इट इज बेसिकली टू हेड सर्जरी। अब जब आप रोबोटिक सर्जरी करते हो तो रोबोट की 4 आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर है, और अब डॉक्टर दूर बैठ के सर्जरी करता है। एक AI मैकेनिज्म है जिसके बेस पे मैं उस रोबोट को हैंडल कर रहा हूँ। तो एक तरह से मेरे हाथ और पैर इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, जहां मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में खाली हाथ यूज कर रहा था, अब मैं पैर और हाथ यूज करके चारों इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर रहा हूं। तो एक सर्जन का कंट्रोल बढ़ गया, प्लस रोबोट की टेक्नोलॉजी जो AI बेस्ड है कि भी आपकी 3D विजन आ गई, प्लस आपकी मैग्निफिकेशन बेटर हो गई, इंस्ट्रूमेंट स्टेबल हो गए, मेरा इंस्ट्रूमेंट हिल नहीं सकते मेरे हाथ की तरह। तो इन चीजों का बेनिफिट हमारे पेशेंट की सेफ्टी में हुआ कि पेशेंट की सर्जरी करना आसान हो गया, ब्लड लॉस कम हो गया, अच्छा दिखता है तो क्लियरेंस बेटर हो गई, रिकवरी फास्ट हो गई। तो ये सारी चीजों में एक सर्जन और एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर सर्जन एक अच्छा सर्जन नहीं होता, सर्जन से भी क्राइटेरिया होते हैं, बट हाँ रोबोट एक सर्जन को बहुत अच्छा सर्जन नहीं बना सकता। बट मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी अगर आपको यूज करनी आती है तो आप उस सर्जरी को प्रिसाइजली कहते हैं कि यार वेल कंट्रोल सर्जरी कहते हैं कि आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। बट हर सर्जरी को रोबोट नहीं कर सकता। फिर लोग पूछते हैं कि रोबोटिक सर्जरी कर दो, हर कैंसर में रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज तो उस कैंसर में सर्जरी पॉसिबल होनी चाहिए, फिर आप रोबोटिक सर्जरी की बात करते हो। बहुत बार सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोबोट आगे सर्जरी कर देगा। तो ये चीज लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि रोबोट हर सर्जरी नहीं कर सकता। सर्जन आपको बताएगा किस ऑर्गन में रोबोटिक सर्जरी करने का फायदा है, और हर ऑर्गन की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं कि आप ट्रेन हो फिर आप सर्जरी करो। तो ये सारा मकसद जो है कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को कम करना है, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो कीमो हो, चाहे वो सर्जरी हो। तो इसको हम कहते हैं एडवांसमेंट इन कैंसर ट्रीटमेंट बेसिकली। बिल्कुल। तो डॉक्टर दबास ने जिस तरीके से बहुत अच्छे से हमें हर एक ट्रीटमेंट के बारे में बताया, और उन्होंने जिक्र किया रोबोटिक्स, AI, और साथ में उन्होंने बात की इम्यूनोथेरेपी की। तो मैं इम्यूनोथेरेपी पे थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी। तो थोड़ी बहुत जो हम चीजें हैं वो इम्यूनोथेरेपी पे, या जिस तरीके से डॉक्टर दबास ने बोला कि डॉक्टर मेधी जो है वो स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट के बारे में हमें ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। तो डॉक्टर मेधी, स्टेम सेल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली किन पेशेंट्स को दी जाती है, किन्हें रिकमेंड किया जाता है? ये आपका सवाल को जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये दो टाइप का, मोटे तौर पे 2 टाइप का ट्रीटमेंट है। एक लोकल ट्रीटमेंट, एक दूसरा सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट मतलब जहां प्रॉब्लम है उसी में इलाज होता है, जैसे सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी, ये लोकल ट्रीटमेंट होता है। और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट ये होता है जो इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है या खाने का टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है। ये ब्लड के थ्रू जाके बॉडी में जहां भी कैंसर है वहां जाके ये काम करेगा। तो इसमें आता है केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, ये सारे सिस्टेमिक ट्रीटमेंट होता है।
केमोथेरेपी तो हमको थोड़ा सा आइडिया है सबको, जो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग होता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग मतलब ये कैंसर सेल को किल करता है। टारगेटेड थेरेपी क्या करता है, ये भी कैंसर सेल को किल करता है, लेकिन ये सारे सेल को नहीं पकड़ता है। ये जहां टारगेट है, मतलब कोई जेनेटिकल म्यूटेशन है या कोई एम्प्लीफिकेशन है या कोई ट्रांसलोकेशन है, जो भी प्रॉब्लम है जेनेटिक लेवल में, मॉलिक्यूलर लेवल में अगर कुछ बायोमार्कर पॉजिटिव है, जैसे लंग कैंसर में EGFR पॉजिटिव है तभी एंटी EGFR ड्रग काम करेगा। ब्रेस्ट कैंसर में HCR पॉजिटिव है तभी एंटी HCR एंटीबॉडी काम करेगा। और किडनी कैंसर में भी ऐसा है, जैसे एक CML है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है, ये ब्लड कैंसर है, लेकिन इसमें तो टारगेटेड ट्रीटमेंट के जरिए ये रिवोल्यूशनाइज हो गया ट्रीटमेंट, ये एकदम क्योर के लेवल में चला गया है ये ब्लड कैंसर विदाउट एनी अदर केमोथेरेपी। तो इस हिसाब से हम कहते हैं टारगेटेड ट्रीटमेंट जहां टारगेट प्रेजेंट है, बायोमार्कर प्रेजेंट है, वहां काम करता है, इसलिए साइड इफेक्ट कम होता है। जितना साइड इफेक्ट केमोथेरेपी में होता है इतना साइड इफेक्ट टारगेटेड थेरेपी में नहीं होता है। अब आता है इम्यूनोथेरेपी में, जो लेटेस्ट एडिशन है कैंसर आर्मामेंटेरियम में, ये है इम्यूनोथेरेपी। ये इसमें एक हमारे लोगों में एक भ्रांत धारणा भी है, एक फॉल्स बिलीव है, जैसे ये इम्यूनिटी इंक्रीज करता है और कैंसर सेल को किल करता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इम्यूनोथेरेपी मतलब ये है, इस टर्म इसलिए यूज करते हैं, जो कैंसर सेल होता है इस सेल को हमारे बॉडी के T सेल, जो साइटोटॉक्सिक T सेल होता है, ये एक्चुअली का इतना ताकत है इसको किल करने का, लेकिन कैंसर सेल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी का इम्यून सेल इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए किल नहीं होता है। इम्यूनोथेरेपी के द्वारा हम क्या करते हैं, ये T सेल को हम एक्टिवेट कर देते हैं। इसके वजह से जो सेल को ये पहले पकड़ नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था ये कैंसर सेल हार्मफुल बोल के, जब इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, ये T सेल के द्वारा इसको कैंसर सेल को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, क्योंकि इम्यून सेल के द्वारा कैंसर सेल को खत्म कर दिया, इसलिए इसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी अलग अलग टाइप है, इसमें भी सब सारे कैंसर में काम करता नहीं है। जिसमें PD-L1 पॉजिटिव है या MSI हाई होता है, ऐसा कुछ बायोमार्कर है, इसमें ये ज्यादा काम करता है। लेकिन तो इसके बाद आते हैं हम हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी ये है जहां हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, उसमें हार्मोनल थेरेपी काम करता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो एंटी एस्ट्रोजन काम करता है। प्रोस्टेट कैंसर में हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, जो टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी, जैसे बेइवासिजुमाब, ऐसा एंटी-VEGF एंटीबॉडी, ऐसा कुछ मेडिसिन है जो बायोलॉजिकल तरीके से काम करते हैं। और स्टेम सेल थेरेपी जो आपने सवाल उठाया है, स्टेम सेल एक्चुअली स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंड स्टेम सेल थेरेपी, ये दो अलग अलग टर्म है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक्चुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है, इसी को स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली स्टेम सेल को ही इम्प्लांट करते हैं, मतलब ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होता है, जो बॉडी इंडिविजुअल का सेम इंडिविजुअल का सेल को पहले कलेक्ट करके इंजेक्ट करते हैं, और ऑटोलोगस ये होता है। और एलोजेनिक मतलब जो सिबलिंग ब्रदर या सिस्टर से मैच डोनर से सेल लेके इंजेक्ट करते हैं। ये ज्यादातर ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये सब केसेस में स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है। स्टेम सेल थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट है, लेकिन ये अभी ये स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट नहीं है, ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। पहले कुछ बीमारी में ट्राई किया था, लेकिन अभी स्टेम सेल थेरेपी इतना नहीं है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ये इम्यूनोथेरेपी में एक है CAR T सेल थेरेपी। ये एक्चुअली सेल थेरेपी ही होता है। दिस इज नॉट कॉल्ड स्टेम सेल थेरेपी, बट दिस इज द CAR T सेल थेरेपी। CAR मतलब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, बॉडी का कैंसर जो कुछ कैंसर में जैसे लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, जो रिलैप्स एंड रिफ्रैक्टरी केसेस में बॉडी का सेल्स को कलेक्ट करते हैं, करके उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें एंटीजन इंजेक्ट करके इंट्रोड्यूस करके उसमें सेल को रिप्रोड्यूस करते हैं। जो T सेल मतलब CAR, इसको बोलते हैं CAR मतलब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। एक रिसेप्टर इंट्रोड्यूस करके एक सेल को अलग तरीके से इसमें इंजीनियर करते हैं, करके फिर री इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट को, और उसके द्वारा ये कैंसर सेल को किल करते हैं। तो ये एक रिसेंट एडिशन है
जो अभी तक क्लिनिकली अप्लाई नहीं हुआ है, क्लिनिकली मतलब क्लिनिकल एप्लीकेशन में नहीं आया है, बट रिसर्च लेवल में है, अभी ट्रायल में है। और इंडिया में अभी 2-3 सेंटर में 2-3 कंपनी का ये ट्रायल चल रहा है, और हो सकता है इन नियर फ्यूचर ये भी क्लिनिकल एप्लीकेशन में आएगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये एडवांसमेंट्स हो रही हैं और ये जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कितनी आगे बढ़ गए हैं, ये डेफिनेटली जो आम लोग हैं वो नहीं जानते, इसलिए उन्हें अपनी चीजों को लेकर के डॉक्टर के पास जाना और समझना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर मिस्त्री, जिस तरीके से रोबोटिक्स और एआई की बात भी डॉक्टर अब्बास ने की थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कैंसर सर्जरी में रोबोटिक्स और एआई से कैसे बदलाव आया है? जैसे अभी तक जो डिस्कस हुआ है कि जब भी हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो तरह से एडवांसमेंट आया है। एक तो जो अंडरस्टैंडिंग है कैंसर का वो हमारा इम्प्रूव हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, मेडिकल, सर्जिकल कॉम्बिनेशन ये सब आया, जिससे जो अभी आउटकम हो रहे हैं, जो सर्वाइवल हो रहा है कैंसर पेशेंट्स का, वो काफी बढ़ गया है कंपेयर टू से 20 इयर्स अगो या 30 साल पहले। जब हम कैंसर सर्जरी की बात करते हैं तो कैंसर सर्जरी में भी जो एडवांसेस आए हैं वो दो एडवांसेस है। एक तो ये है कि हमें कैंसर बायोलॉजी समझने लगी है, तो हमें पता चल रहा है कि कैंसर का एक्सटेंट कितना होना चाहिए, किस मरीज में कैंसर की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, किस मरीज में सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी देना चाहिए। क्योंकि आज हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि खाली सर्जरी या खाली रेडिएशन से क्योर होने का चांसेस इतना ज्यादा नहीं होता है, बजाय कि अगर हम उसको कॉम्बिनेशन में करें, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सीक्वेंस अलग हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट का ट्यूमर जब ज्यादा होता है तो हमें पहले कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है और डाउन स्टेज के बाद हम सर्जरी करते हैं, और कभी कभी सर्जरी करने के बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी देते हैं। तो आज जो ट्रीटमेंट है वो पर्सनलाइज्ड हो गई है और मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है। कोई भी एक ऑन्कोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि मैं ये कैंसर को खाली सर्जरी से या खाली रेडिएशन से या खाली कीमोथेरेपी से अच्छा कर सकता हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है बिफोर वी डिस्कस अबाउट रेडिएशन। तो सर्जरी में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से बहुत सारे फायदे हुए पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में, सर्जरी में। जैसे पहले डिस्कस किया था कि ओरिजिनली सर्जरी मींस ऐसा होता था कि बड़ा सर्जन बड़ा इंसिजन लेता है और पूरे ऑर्गन को निकाल देना पड़ता था। स्टमक में कैंसर हो तो पूरा स्टमक निकाल दो, ओरल कैविटी में कैंसर हुआ तो पूरा जड़बा निकाल दो। अभी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें ये पता है कि हर मरीज को इतनी बड़ी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हमें फंक्शन भी प्रिजर्व करना है, पेशेंट को खाली जिंदा नहीं रखना है पर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करना है। तो इसलिए जो सर्जरी है वो मिनिमाइज भी हुई है और इसकी वजह से हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कमिंग टू आपका जो क्वेश्चन है रोबोटिक एंड एआई एंड ऑल दैट, तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करने के दो मेथड्स है। एक तो जो कन्वेंशनल मेथड है लेप्रोस्कोपिक या थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, और दूसरा ये है कि वही सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी हम रोबोटिक के असिस्टेंस से कर सकते हैं। अभी जब हम कन्वेंशनल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की बात करें जैसे कि थोरेकोस्कोपिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो उसमें थोड़े लिमिटेशंस थे और वो लिमिटेशंस की वजह से सर्जरी कभी-कभी डिफिकल्ट हो सकती थी या कोई सिचुएशन में वो सर्जरी के लिए हमको ओपन करना पड़ता था, कन्वर्ट करना पड़ता था ओपन करके। पर जब हम रोबोटिक का असिस्टेंस लेते हैं, बेसिकली रोबोटिक भी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, वो अलग से नहीं है, पर वो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करने के लिए हम रोबोट का असिस्टेंस लेते हैं। और रोबोट का असिस्टेंस लेने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पिक्चर्स जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, तो हमें रियल टाइम 3 डायमेंशनल ऑर्गन्स दिखते हैं, तो सर्जरी करने में भी वो ईज हो जाता है, डिटेल डायसेक्शन कर सकते हैं, ब्लड लॉस जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि सर्जन कंसोल पे बैठ के ऑपरेशन करता है, वो पूरा टाइम सर्जन पेशेंट के साथ नहीं रहता है, पूरा टाइम खड़ा नहीं रहना पड़ता है। तो जब लंबी सर्जरी होती है तो वो भी टेक्निकल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी सर्जन के लिए इजी हो जाता है। और कोई सिचुएशन में लेप्रोस्कोपी से सूचरिंग जब करना हो, हमें कोई चीज को काट दिया हो, समझो कि पेल्विस में प्रोस्टेट का हो और फिर सूचरिंग करना हो, तो जो कन्वेंशनल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी थी उससे ये सूचरिंग बहुत डिफिकल्ट हो सकता था, और जो सर्जरी डिफिकल्ट हो सकती है वो उसका आउटकम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।
पर जब हम रोबोटिक सर्जरी यूज करते हैं तो जो सूचरिंग है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत फाइन है, इंस्ट्रूमेंट खाली टिप पे मूव होते हैं, और जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हमारे रिस्ट की जो मूवमेंट है उससे भी ज्यादा वो मूवमेंट उसकी है, तो इसलिए हम सूचरिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। और क्योंकि वो इजीली होता है तो मोर एक्यूरेट भी होता है, और एक्यूरेट होता है तो जो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस है, मॉर्बिडिटी है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए आज अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो जो भी सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव से कर सकते हैं, कन्वेंशनल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, वो सर्जरी हम रोबोटिक से भी कर सकते हैं। पर जैसे जैसे बताया था, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास कभी कभी स्टेज 4 में पेशेंट आते हैं और उधर सर्जरी का कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी पेशेंट्स या रिलेटिव्स मोर ऑफन पूछते हैं कि रोबोटिक से कर डालो सर्जरी। तो ये मुमकिन नहीं है। जहाँ सर्जरी पॉसिबल है, जहाँ मिनिमल सर्जरी पॉसिबल है, वहीं पे ये रोबोटिक सर्जरी का हम असिस्टेंट ले सकते हैं। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांस हुआ है मैनेजमेंट जो कैंसर के, वो है प्रिसिशन मेडिसिन। पहले ऐसा होता था कि समझो एक्स कैंसर आया तो वो एक्स कैंसर के लिए हर मरीज को एक प्रकार की ट्रीटमेंट होती थी। अभी प्रिसिशन मेडिसिन की वजह से हमें कैंसर के जेनेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर किसी को कैंसर लंग है तो हर कैंसर लंग पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट नहीं होती, उसके तो मार्कर्स जो अभी डिस्कस हुए थे उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट चूज करते हैं। और जब हम ये प्रिसाइज ट्रीटमेंट देते हैं तो जो आउटकम रहते हैं, पेशेंट स्टेज 4 में भी पेशेंट्स, अभी लंग कैंसर के पेशेंट्स 5 साल 7 साल 8 साल जी सकते थे, जो 10 साल 20 साल पहले मुमकिन ही नहीं था। नॉर्मली लंग कैंसर पेशेंट जब स्टेज 4 में आता है तो एवरेज टाइम हम लोग बोलते थे 6 महीना 1 साल 1.5 साल। पर आज ये प्रिसिजन मेडिसिन की वजह से, जो करेक्ट ट्रीटमेंट देने से हम पेशेंट्स लोग की लाइफ काफी बढ़ा सकते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया हमें कि डॉक्टर मिस्त्री जिस तरीके से एक लाइन का उन्होंने यूज किया था कि सिर्फ जिंदगी ही नहीं बचानी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करनी है, मुझे लगता है यही वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो अब हम डॉक्टर्स के थ्रू पेशेंट्स में देखने को हमें मिलता है और उनकी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मिलता है। तो जिस तरीके से ये ट्रीटमेंट्स की बात चल रही है, डायग्नोस की, अर्ली डायग्नोस की स्पेशली बात चल रही है, तो डॉक्टर कीर्ति, आपने थोड़ी देर पहले अपनी बात में एक बात कही थी मेटास्टेसिस के बारे में या रिलैप्स के बारे में। तो क्या कैंसर, ऐसा पॉसिबल होता है कि क्या कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैल सकता है? ये आपने बात कही थी, लेकिन क्या इसका भी अर्ली डायग्नोस होता है? जब आप पहले किसी कैंसर का डायग्नोस कर रही हो तो क्या वो फैल सकता है, इसका अनुमान भी आप लगा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक कैंसर के लिए ये हम लोग डिसाइडेड होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कौन सा टेस्ट कराना है, जिससे ये पता चलेगा कि ये कैंसर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ब्लड कैंसर्स के अलग टेस्ट होते हैं, बहुत ही, जैसे कि अभी डिस्कस हुआ, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रिसिशन डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं, जिसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला कैंसर इस मात्रा में भी अगर ये बायोमार्कर दिख गया, मतलब ये वापस आ चुका है। क्योंकि उसको एक गांठ बनने में, एक मास बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए उसको हमको जो मेटास्टेसिस है, यानी कि फैलना है या उसका वापस आना है, रेकरेंस है या रिलैप्स है, हम इन सब चीजों को भी बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। और जितनी जल्दी पकड़ेंगे उसमें एक ये चीज रहती है कि पहली बात तो वो आ गया है कि नहीं आ गया है, क्या वो कैंसर है, ये आप कुछ ब्लड टेस्ट से देख सकते हैं और आप रेडियोलॉजी से भी चेक कर सकते हैं कि ये वापस आ गया है। और दूसरी चीज है कि एक बार वो वापस आ गया है कि क्या वो वही कैंसर है कि या उसके जेनेटिक बेसिस में, म्यूटेशन में कोई स्विच आया है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होगा अब वो उसके बेसिस पे होगा, ताकि क्योंकि वो वापस आ गया है तो वो उसी अवतार में वापस आया कि उसका अवतार थोड़ा सा चेंज हो गया है। और वो जो थोड़ा सा चेंज हो गया है वो भी डिसाइड करेगा कि पेशेंट टू पेशेंट आप क्या ट्रीटमेंट दोगे। तो इसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट आज की तारीख में अवेलेबल हैं और उनके ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। हर एक कैंसर के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है, ब्लड कैंसर्स और सॉलिड में, और सॉलिड ट्यूमर्स में भी हर एक सॉलिड ट्यूमर के लिए अलग कट ऑफ होता है। पर हर एक चीज का एक प्लान ऑफ एक्शन है। तो आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ कि पेशेंट बहुत सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि कैंसर होना जिंदगी का अंत नहीं है। कैंसर होने के बाद उसके लिए एक पूरा प्लान है हर एक लेवल पे, हेल्थ केयर के लेवल पे, जिसपे उसको टैकल किया जा सकता है। और
बहुत ही प्रिसिशन और एक्यूरेसी से उसकी लाइफ को लॉन्ग और बेटर किया जा सकता है. सो इट्स पॉसिबल. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं डेफिनेटली. डॉक्टर दबास, जिस तरीके से आपने इलाबोरेट करके सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका हमें जानकारी दी थी, तो एक बहुत ही सिंपल सवाल जो यूजर्स भी ये जानना चाहते हैं कि जब भी कैंसर का नाम आता है तो सबसे पहले कीमोथेरेपी के लिए उस पेशेंट को भेज दिया जाता है. तो क्या हर कैंसर के इलाज में कीमो जरूरी होता है, या कीमो सिर्फ कोई पर्टिकुलर कैंसर को देखते हुए या उसके स्टेज के हिसाब से दिया जाता है? देखो, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो नॉर्मली पहले होता था कि हर कैंसर में कीमोथेरेपी की बात होती थी. अब जैसे डॉक्टर राजेश मिस्त्री ने बताया कि भी प्रिसीजन मेडिसिन एक चीज है कि अब आपको हर ट्रीटमेंट हर पेशेंट को नहीं चाहिए. मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, लाइक ब्रेस्ट कैंसर. अगर आपको कोई अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है और आपकी एज मान लो 50 इयर्स है और आपके हार्मोन्स हम कहते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर और एक ER PR करते हैं और एक HER. अगर ER पॉजिटिव है, PR पॉजिटिव है और HER नेगेटिव है और आपकी स्टेज 1 और 2 ही है, तो हम फर्दर जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं कि आपको रिस्क ऑफ रिकरेंस कितना है. एंड ये जेनेटिक टेस्ट बेसिकली मेमाप्रिंट, ऑन्कोटाइप TX, कुछ टेस्ट हैं बेस्ड ऑन जीन्स. कोई 21 जीन्स पे, कोई 70 जीन्स पे है. वो हमें एक स्कोर बताएगा कि आपको रिकरेंस का स्कोर क्या है. अगर आपका रिकरेंस का स्कोर ज्यादा है तो आपको कीमो की नीड है, पर अगर आपका रिकरेंस का स्कोर लो है तो आपको कीमो की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हर पेशेंट को कीमो नहीं चाहिए. सिमिलर लंग कैंसर की हम बात करते हैं तो लंग कैंसर में भी ऐसा है कि टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है, लाइक एडिनोकार्सिनोमा. और अगर आपके EGFR म्यूटेशंस वगैरह पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम बात करते हैं टारगेट थेरेपी की, ओरल टैबलेट रेदर देन कीमोथेरेपी की बात करें. तो चीजें इतनी फास्ट चेंज हुई हैं बेस्ड ऑन दिस मार्कर्स कि आपको हर पेशेंट को कीमो की नीड नहीं है. हर पेशेंट को इवन आज के टाइम पे सर्जरी की भी नीड नहीं है. रिवर्स भी है कि मान लो मैं अभी बात करता हूं कि एक बीमारी है रेक्टल कैंसर. रेक्टल कैंसर मींस कि टट्टी के रास्ते का कैंसर. उसमें पहले के टाइम पे सीधी डायरेक्टली सर्जरी होती थी, किसी को बैग लग जाता था परमानेंट. फिर डिसीजन हुआ कि भी नहीं, हमें पहले कीमो रेडिएशन देना चाहिए और फिर सर्जरी करना चाहिए, इससे हमारे क्योर रेट बढ़ते हैं. फिर वो एक प्रचलन शुरू हुआ. आज हम बात करते हैं अगर किसी पेशेंट को रेक्टल कैंसर है और उसको परमानेंट बैग लगाने की जरूरत पड़ रही है तो हम उस पेशेंट को आज कहते हैं TNT, दैट इज टोटल न्यू अर्जेंट ट्रीटमेंट. की भी हम अगर रास्ता बच सकता है तो हम सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो उसमें काफी रिसर्च हो चुके हैं, कहते हैं भी हाँ कुछ लोगों में हम ये सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं. सिमिलर इसोफेगस कैंसर में भी रिसर्च धीरे धीरे आ रही है कि अब आप मानो कीमो रेडिएशन दिया और बीमारी कंप्लीटली खत्म हुई, क्या सर्जरी की नीड है या नहीं है. तो हम एक ऑर्गन प्रिजर्वेशन पे जा रहे हैं. मींस आप बीमारी भी ठीक कर दो और उसके ऑर्गन्स भी बचे रहे. तो ना हर पेशेंट में कीमो की नीड है, ना हर पेशेंट में सर्जरी की नीड है. हर पेशेंट का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है. एक बकेट नहीं है कि भी आपको यही दिया जाएगा, आपका यही ट्रीटमेंट होना है. तो एक आपके डॉक्टर को राइट डिसीजन हर एक पेशेंट के लिए अलग से लेना है. तो हर पेशेंट को सर्जरी, हर पेशेंट को कीमो, हर पेशेंट को रेडिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. डिपेंडिंग अपॉन स्टेज, उसके बायोमार्कर्स, उसकी बेसिकली एक ट्यूमर बायोलॉजी जो हम कहते हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में ट्यूमर बायोलॉजी. ये सब कुछ देख के हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को किस चीज की नीड है ताकि वो पेशेंट क्योर भी हो जाए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहे और उसके फंक्शंस भी बेटर रहे. बिल्कुल. तो इस तरीके से जो है वो कीमोथेरेपी जो है हर किसी कैंसर के लिए जरूरी नहीं होता है. तो मुझे लगता है कि हमारा सेशन जो आज का था वो काफी ज्यादा डीप था. बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली और जैसे कि हमने जाना कि कैंसर का जितनी जल्द से जल्द पता लगाया जा सकता है उसे उतनी ही जल्दी तरीके से और अच्छे तरीके से ट्रीट भी करना आसान हो जाता है. तो मैं यहाँ पर सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी. आप सभी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर्स. तो आप सभी को कहीं जाना नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे का मौका है और कैंसर से जुड़ी जानकारी लगातार जारी है. सो स्टे ट्यून्ड. जल्द ही अगला सेशन शुरू होगा. तब तक के लिए मैं आज के सेशन को विराम दूंगी और डॉक्टर्स का फिर से एक बार धन्यवाद करूंगी.
धन्यवाद, थैंक यू।